नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ई ऑफिस में डायरेशन की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर डायरेशन को सबसे पहले हम समझना चाहें तो जैसे कि हमारे ऑफिस में जो भी डाक वगैरह आती है उसको हम आवक में दर्ज करते हैं। उसका आवक नंबर वगैरह हम लोग नोट कर लेते हैं। सामने जो डाक लेके आता है उसको हम रिसीविंग वगैरह देते हैं। तो उसी प्रक्रिया को ई ऑफिस में डायरेशन बोल रहे हैं। इसमें भी जैसे हम आवक क्रमांक जनरेट कर रहे थे तो इसमें यहाँ पर उसकी जगह ऑटोमेटिक रिसिप्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे, जैसे आवक दर्ज करते हैं इसको यहाँ पर बोल देंगे कि रिसिप्ट जनरेट कर लिया हमने। और ज़रूरत पड़ने पर जैसे हम रिसीविंग देते हैं, सामने डाक लेके आने वाले व्यक्ति को रिसीविंग देते हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ पर एक तरह से हम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर पाएंगे। एक लेटर जनरेट हो जाएगा जो अगर सामने वाले चाहे तो उसको हम वो दिया जा सकता है। अगर हम बात करें पुरानी व्यवस्था से इसमें क्या अंतर है, तो पहले क्या होता था कि जितनी भी हमारे यहाँ डाक आ रही है उसके प्रिंटआउट्स का हमारे यहाँ एक तरह से बंडल तैयार होता चला जाता था। उनके प्रिंटआउट्स या हार्ड कॉपी हम कलेक्ट करते चले जाते थे। तो अब ये सब करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या करना है कि उनकी बस जो भी सॉफ्ट कॉपी है या स्कैन कॉपी है इसको हमें ई ऑफिस के सिस्टम में अपलोड कर देना है। हमने देखा होगा पहले हमारे यहाँ एक आवक रजिस्टर हुआ करता था जिसको हम इनवर्ट रजिस्टर बोल सकते हैं। उसमें जो भी डाक आती थी तो उससे संबंधित जानकारियाँ हम वहाँ पर नोट कर देते थे कि कब प्राप्त किया, लेटर क्रमांक क्या है, किस ऑफिस से आया है, किस संबंध में है, ये सारी चीज़ें उस रजिस्टर में नोट की जाती थी। नई व्यवस्था में अभी हमको यहाँ पर एक फॉर्म जैसा, जैसे आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हो, ये हमारे सामने रहेगा। इस फॉर्म को हमें भरना होगा। तो जो जानकारी रजिस्टर में भर रहे थे अब यहाँ पर फॉर्म में भरेंगे। इसको हम मेटा डेटा भी बोलते हैं। जैसे अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए, मेटा डेटा कुछ नहीं, डेटा अबाउट डेटा, उसी को मेटा डेटा कहा जा रहा है। तो डायरेशन में अब मेटा डेटा इस फॉर्म में भरा जाएगा। बात करें रिसीविंग की, तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो कि पहले एक जैसे एक तरह से प्यून डायरी हुआ करता था। जो भी डाक लेके आने वाला व्यक्ति होता था वो इस पर जो भी लेटर आपको दिया जा रहा है उसकी एंट्री होती थी और आपसे साइन कराता था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको डायराइज करेंगे तो आप जैसे राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं एक लेटर जैसा यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो ये लेटर आप उसको दे सकते हैं साइन करके, तो एक तरीके से उसको रिसीविंग मिल जाएगा। हालांकि शुरुआत में जब तक सभी को कहना चाहिए कि अवेयरनेस नहीं है तो हो सकता है कि आपको दोनों ही तरीके साथ में अपनाने पड़े, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और आगे आने वाले समय में एक्नॉलेजमेंट देने का तरीका ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। डायरेशन में और जो जानने वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमें यहाँ ये समझना होगा कि जो भी डाक हमारा ऑफिस प्राप्त करता है वो या तो फिजिकल रूप में प्राप्त कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त कर रहा है। यानी कि सीधा सीधा आपके हाथ में अगर रख के कोई लेटर की हार्ड कॉपी पकड़ा दे रहा है, प्रिंट आउट पकड़ा दे रहा है, उसको हम फिजिकल बोल रहे हैं। और मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमको लेटर्स वगैरह प्राप्त हो जा रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डायरेशन के अंदर कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिकली हमको जो भी डाक प्राप्त हो रही है तो हम जानते हैं कि उसकी स्कैन कॉपी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो फिज़िकल डाक हमको मिलेगी तो हमको निश्चित रूप से एक बार उसको स्कैन करना है। लेकिन अगर हम ई ऑफिस सिस्टम की बात करें, ई ऑफिस में हमको क्या करना है, फिज़िकल डाक लेना है या इलेक्ट्रॉनिक लेना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपको डायराइजेशन करना है, यानी कि मैं स्पष्ट हिंदी भाषा में समझाऊँ कि आपको जो आवक दर्ज करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक ही करनी है। तो फिज़िकल का प्रोविज़न क्या है, फ़िज़िकल डाक का यहाँ पर क्यों यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे कि फ़िज़िकल जब दिया है तो कभी ना कभी इसका भी इस्तेमाल होगा। तो किन परिस्थितियों में फ़िज़िकल डायरेशन या फ़िज़िकल डाक आवक दर्ज करने का ऑप्शन हमको यूज़ करना है, इसको भी जानते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझिए कि फ़िज़िकल डाक और इलेक्ट्रॉनिक डाक में क्या अंतर रहेगा। फ़िज़िकल डाक जब आप दर्ज करोगे, फ़िज़िकल डायरेशन करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए आपके पास स्कैन कॉपी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ नहीं, डायरेशन कीजिए। आप सबसे पहले उसका मेटा डेटा वगैरह ये सब फीड कर लीजिए और रिसीट वगैरह जनरेट कर दीजिए, और आप बाद में भी स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक व्यवहारिक समस्या हो सकती है किसी ऑफिस में कि स्कैनर ख़राब है। तो अगर स्कैनर ख़राब है तो ऐसा थोड़ी ना कि हम डायरेशन ही नहीं करें। तो हम डायरेशन का काम शुरू कर दें, अपना जो भी डाक आई है उसके बारे में मेटा डेटा भरते जाएं, रिसीट नंबर जनरेट करते जाएं, और फिर बाद में जब हमारा स्कैनर अवेलेबल है तो उसके बाद में कभी भी समय निकाल के हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो बाद में एडिटिंग के लिए केवल उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करना रह जाएगा, तो ये काम बाद में भी किया जा सकता है।
कुछ ऑफिस अपनी सुविधा के अनुसार ये काम कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को हम केवल डेटा एंट्री में लगा दें, जो मेटा डेटा का काम उसमें फीड करता रहेगा, और दूसरा व्यक्ति स्कैनिंग, ये काम पैरेलल करते जाए। इससे हो सकता है उनकी स्पीड अपनी आप बढ़ा सके, और बाद में फिर वो दोनों साथ में बैठ के एडिटिंग का काम कर सकते हैं कि केवल जो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट हैं उनको फटाफट से एक बार में उसमें एडिट कर दें, अपलोड कर दें, ठीक है। वहीं पर जब इलेक्ट्रॉनिक डायरेशन होगा तो यहाँ पर ये सारे काम एक साथ ही होंगे। तो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्कैन कॉपी है, तो स्कैन कॉपी को अपलोड कीजिए, मेटा डेटा भरिए और सीधा आप रिसीट नंबर जनरेट कर दीजिए। तो इससे आपको ज़्यादा सुविधा हो सकती है। तो ये ऑफिसों को तय करना है कि वो कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन मान लिया कि अगर आपके पास स्कैन कॉपी अवेलेबल है ही नहीं, तो ध्यान दीजिए फिर आपको फिजिकल डायरेशन में ही ऑप्शन मिलेगा कि बिना स्कैन कॉपी अपलोड किए भी आप डायरेशन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक डायरेशन की तरफ आप जा रहे हो तो फिर आपको स्कैन कॉपी उसी टाइम पे ही चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे डायरेशन करेंगे। तो आगे डेमोन्स्ट्रेशन में इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये मैंने एक अकाउंट खोल रखा है, इसमें मैं ई फाइल वाले सेक्शन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप राइट टॉप पे देख सकते हैं एक सेक्शन ऑफिसर का ये अकाउंट है। इसको मैं मान लिया AG3 के अकाउंट में स्विच कर रहा हूँ, और AG3 के अकाउंट से मैं डायरेशन करने जा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइड पैन है उसमें आप देखिए नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर रिसीट, फाइल, डिस्पैच, ये आपके जो 3 बेसिक ऑपरेशंस रहेंगे। तो रिसीट वाला टैब यहाँ पर दिख रहा है, और यही 3 ऑप्शन आप ऊपर देखिए एक तरह से क्विक एक्सेस टूल बार है। तो रिसीट, फाइल और इशू, ये तीनों ही ऑप्शन ऊपर से भी दिख रहे हैं। तो जैसे रिसीट के मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सब ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इनमें तो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ खास 2-4 जैसे इनबॉक्स, क्रिएटेड, सेंट, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो चाहे यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ से कीजिए। तो जब भी कोई आवक दर्ज करनी है, नया लेटर आपको डायराइज करना है, तो उसके लिए रिसीट के अंदर जाके यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ब्राउज एंड डायराइज। तो यहाँ पर फर्दर देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कि फिजिकली डायराइज करना है कि इलेक्ट्रॉनिकली डायराइज करना है। इसी तरीके से यहाँ ऊपर भी देखिए ये क्रिएट बटन है, इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है फिजिकली करना है कि इलेक्ट्रॉनिकली करना है। मान लिया मैं क्लिक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिकली पे, तो देखिए आप मेरे सामने डायरेक्शन के लिए फॉर्म आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, और राइट हैंड साइड पे ये फॉर्म दिख रहा है, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ सेक्शन है, जैसे डायरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, और फिर उसके बाद कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। तो 3 सेक्शन में आपको जो भी डाक प्राप्त हुई है उसके बारे में मेटा डेटा को फिलअप कर देना है। ध्यान दीजिए अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिकली सिलेक्ट किया था, अगर फिजिकल कर देता हूँ तो भी सेम ही है। मेन अंतर क्या आएगा कि फिजिकल में मेरे पास ऑप्शन होगा कि ये जो अपलोड कर रहा है डॉक्यूमेंट, ये मैं बाद में भी कर सकता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया है तो माना जा रहा है कि स्कैन कॉपी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अभी के अभी मुझे यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये जनरेट नहीं होगा इसका रिसीट नंबर, ठीक है। तो अभी मैं इसमें से इलेक्ट्रॉनिकली ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन मैं यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, जैसे डायरी डेट दिख रहा है, नॉन एडिटेबल है, ऑटोमेटिकली ये आज ही की डेट आएगी। फिर उसके बाद जो डाक प्राप्त हुई है वो किस तरह की डाक है, वो सर्कुलर है, वो कोई डीओ लेटर है, डॉक्यूमेंट है, गाइडलाइंस है, या कोई रिप्लाई वगैरह इंटरम रिप्लाई है, क्या किस तरह का लेटर है, ये सब मुझे यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसमें जो भाषा लिखी है, नॉर्मली हमारे यहाँ हिंदी के लेटर्स आएंगे, अगर कोई इंग्लिश का लेटर्स आता है तो उसको भी आप वहाँ पर मार्क कर सकते हैं। रिसीविंग डेट देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आज ही की डेट आ रही है, लेकिन मान लिया कि ये लेटर मैंने कल ही प्राप्त कर लिया था, रात को आ गया, या फिर कब और 2 दिन पहले छुट्टी के दिन आ गया, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये मैंने बैक डेट में लेटर रिसीव किया हुआ है। लेटर पे जो डेट लिखी है वो भी कोई पुरानी डेट हो सकती है, तो मान लिया कि मैं पुरानी डेट यहाँ से ले लेता हूँ। लेटर में जो नंबर दिया गया है, जावक क्रमांक जिसको हम बोलते हैं, तो कोई भी नंबर यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ। लेटर नंबर किस तरीके से प्राप्त किया, तो मैंने अभी बोला जैसे इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त किया या ईमेल से प्राप्त किया, जैसा भी, तो जो भी मोड है यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके आ रहे हैं कि कैसे आप लेटर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मैं कोई ईमेल जैसे यहाँ पर ले लिया, मोड नंबर, इसी तरीके से सेंडर टाइप, अगर वो लेटर किसी आम नागरिक की तरफ से आया तो यहाँ पर देखिए सिटीजन, इसको मार्क कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई विशेष लेटर आया है, यानी कि किसी वीआईपी से लेटर आया, तो देखिए वीआईपी लेटर को भी यहाँ पर मार्क करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। एक चीज़ और जानिए, ये जो दूसरा सेक्शन है जहाँ पर लेटर कहाँ से, किस ऑफिस से आया, किस अधिकारी के हस्ताक्षर होकर आया है, ये सारी जानकारी भरी जानी है। अगर मैंने यहाँ पर लेटर को वीआईपी मार्क कर दिया
तो आप देखिए ये जो दूसरा सेक्शन है ये डिसेबल हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मुझे और परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैंने लिख दिया कि कोई वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर ज़्यादा जानकारी नहीं देनी पड़ती है। तो अभी मैं इसको डिसेबल कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरे सेक्शन में लेटर भेजने वाले का डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, ये यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ कि लेटर आया है GAD से, अभी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो देखिए नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक टेस्ट एनवायरनमेंट है। लेकिन जब ये सारी मैपिंग वगैरह हो जाएगी तो यहाँ पर जैसे ही मैं टाइप करने लगूँगा तो यहाँ पर सजेशंस आने लगेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल में आता है। तो मैंने यहाँ पर GAD टाइप कर दिया। फिर इसके बाद जिस ऑफिसर के साइन है उस लेटर पे, उस ऑफिसर का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। हमको पता है कि ऐसी गाइडलाइंस है कि हर लेटर में जो भी साइनिंग अथॉरिटीज़ उनके नाम भी लिखने चाहिए। इसी तरीके से डेजिग्नेशन लिख देंगे। ऑर्गेनाइजेशन, मोबाइल नंबर वगैरह अगर अवेलेबल है तो, ईमेल आईडी और एड्रेस। ये सारी चीज़ें डालनी हैं। फिर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि जितना मैंडेटरी है उतना ही फील्ड भरें, बाकी ना भरें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जितना आप एंट्री कर देंगे, अगर भविष्य में कभी उस लेटर को ढूंढने की ज़रूरत पड़ी तो आपको उतने ही ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा फ़िल्टर लगाने के ऑप्शन मिलेंगे उस लेटर को ढूंढने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करके बता दिया कि उस लेटर में हिंदी में लिखा या इंग्लिश में लिखा। अगर आपको 2 साल बाद भी याद आता है कि एक लेटर पर्टिकुलर विभाग से आया था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो आप फ़िल्टर लगाइए इंग्लिश वाला। तो कुछ गिने चुने लेटर ही जैसे इंग्लिश में हमारे यहाँ सामान्यतः आते हैं, तो उसको आसानी से सर्च किया जा सकता है। तो जितना हो सके उतनी आपको एंट्री करनी है। और ये भी देखिए यहाँ पर जो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर डाल रहा हूँ उसको सेव करने का ऑप्शन भी है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ ऐड करने का, तो ये मैं अपने लिए या अपने सेक्शन के लिए इस पूरे एड्रेस को सेव भी कर सकता हूँ। तो बाद में जब भी मुझे इससे कम्युनिकेशन करना होगा तो मुझे आसानी होगी। तो पर्टिकुलर का नाम लिखने थोड़ा सा मैं इनिशियल टाइप करूँगा तो सामने वाले का पूरा डिटेल मेरे सामने प्रस्तुत होगा। तो इसे कह सकते हैं एक बार जैसे वन टाइम एक्सरसाइज होगा कि एक बार अगर आपने मेहनत कर दिया तो आगे फिर आपको ज़रूर ये हेल्पफुल रहेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरी जो इसकी सेक्शन है जिसमें हम बोल रहे हैं कि लेटर की कैटेगरी या सब्जेक्ट यहाँ पर डालना है। तो लेटर को पढ़कर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि वो किस कैटेगरी का है। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दिख रही है, जनरल कैटेगरी या कोई प्रोजेक्ट है या टेक्निकल या ट्रेनिंग या विजिलेंस, कुछ भी इस तरह से। ये भी देखिए ये जो अभी कैटेगरीज आ रही हैं ये भी आपके विभाग के हिसाब से जब सारी मैपिंग हो जाएंगी तो यहाँ पर भी सूची अपडेट होगी। कुछ जनरल जो कॉमन कैटेगरीज सभी के में दिखेंगी। उसके बाद मान लिया किसी विशेष विभाग में कोई विशेष तरह का काम होता है, विशेष तरह की फाइलें चलती हैं, तो हो सकता है कुछ विशेष तरह की कैटेगरी और सब कैटेगरी भी वहाँ पर आपको डिस्प्ले में आने लगे। तो मैं सब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ। तो लेटर में जो भी सब्जेक्ट है, लेटर के साथ अगर कुछ और प्राप्त हुए इनक्लोजर्स वगैरह या कुछ आपको ऐसे हार्डवेयर मिल गए हैं, पेन ड्राइव वगैरह, CD वगैरह या कुछ भी आए हैं, तो यहाँ पर उनका आप जिक्र कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में देखिए एक एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जो हम चर्चा कर रहे थे कि अब आपको जो प्यून डायरी है उस पर रिसीविंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा कि एक लेटर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसको चेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए कि मैंने राइट हैंड साइड का फॉर्म फिलअप कर दिया है। एक तरीके से कहिए कि हमने मेटा डेटा पूरा भर दिया है और लेफ़्ट हैंड साइड पे अब इसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड किया जाना शेष रह गया है। ध्यान दीजिए कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्शन में करने जा रहा था, इसलिए कंपलसरी है कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे स्कैन कॉपी को अपलोड करूं। अगर बिना अपलोड किए मैं इसकी रिसीट जनरेट करने जा रहा हूं तो देखिए मैं एक बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में ये कंपलसरी होगा कि आप तभी के तभी इसकी स्कैन कॉपी भी अपलोड कर दें। तो मैं एक स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड किए दे रहा हूँ। तो ये देखिए एक स्कैन कॉपी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। एक PDF होगा 20 MB तक का, इसको रिमूव कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे रिसीट जनरेट करना है। अब रिसीट जनरेट करने के लिए भी देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जनरेट एंड सेंड एंड जनरेट एंड कॉपी। तो इनका किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी थोड़ा जान लें। मान लिया कि जैसे ये लेटर मैंने प्राप्त किया और अभी मुझे ये चीज़
क्लियर है कि ये लेटर मुझे किस शाखा को फॉरवर्ड करनी है, या हमारे कार्यालय में जो भी संबंधित बाबू हैं किसी पर्टिकुलर इस लेटर की जो कैटेगरी है इससे डील करते होंगे, अगर मुझे क्लियर है अभी कि ये लेटर किसके पास जाना है, कौन इसको नोटशीट वगैरह में पुटअप करने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, जनरेट एंड सेंड पर क्लिक कर दूँगा। तो अभी के अभी रिसीट नंबर जनरेट होगा, जो हमने एक्नॉलेजमेंट के लिए बोल रहा है, एक्नॉलेजमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा, और साथ में मेरे पास नेक्स्ट फील्ड आ जाएगी सेंड वाली, तो जिसमें जिस संबंधित शाखा के संबंधित कर्मचारी को लेटर भेजना है तो वो सेंड वाले जैसे ईमेल सेंड करते हैं उस तरह से फील्ड आ जाएगा। तो सामने वाले की मुझे आईडी वगैरह टाइप करनी होगी और संबंधित को मैं लेटर सेंड कर पाऊँगा। दूसरा केस क्या होगा कि अभी मुझे केवल इसका डायरेक्शन कर लेना है और रिसीट नंबर जनरेट कर लेना है। अभी मुझे जानकारी नहीं है कि ये लेटर किस संबंधित शाखा को जाना है या किस संबंधित बाबू को मार्क करना है, तो मैं केवल इसको जनरेट करके रख लूँगा, रिसीट नंबर जनरेट करके रख लूँगा। बाद में जब भी उचित लगेगा या ये फैसला हो जाएगा कि कहाँ किसको मार्क किया जाना है, तो बाद में भी मैं इसको सेंड कर पाऊँगा। ठीक है। तीसरा केस है जनरेट एंड कॉपी का। तो मान लिया कि जो ये मुझे लेटर आया है, अभी आप देख रहे हो कि ऑफिसर 1 ऑर्गेनाइजेशन 1 से मुझे लेटर आया है। तो आमतौर पर होता क्या है कि हमारे ऑफिस में जो लेटर आ रहे होते हैं तो सेम ही ऑफिस से सेम हमारा जो सीनियर ऑफिस होता है, सब ऑफिस होता है, वहाँ से ही हमारे लेटर आ रहे होते हैं। तो एक ही जगह से कई सारे लेटर आए हैं। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर उनकी स्कैन कॉपी अपलोड करते जाना है और राइट हैंड साइड पर बार बार हमको वही एंट्री करनी पड़ रही है। तो अगर हम जनरेट एंड कॉपी कर देंगे तो इस पर्टिकुलर लेटर के लिए एक आवक दर्ज हो जाएगी, रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा और ये पूरा डेटा हूबहू ऐसा मुझे फीड किया हुआ मिलेगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो दूसरा लेटर अगर मुझे सेम ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त हुआ है तो उसका भी मैं डायराइजेशन कर सकता हूँ। निश्चित ही रूप से दूसरा लेटर होगा तो उस दूसरे लेटर की लेटर डेट अलग होगी, उसका लेटर रेफरेंस अलग होगा, उसका सब्जेक्ट वगैरह अलग होगा। तो जो चीज़ें भी एडिट करने लायक होगी केवल उसको ही एडिट कर देना है। बाकी जो कॉमन चीज़ें होंगी, जैसे मान लिया कि सेम अधिकारी के द्वारा साइन किया गया है या फिर सेम कैटेगरी का है या फिर वो सेम डेट पे रिसीव किया गया है, सेम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इसको बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। तो इससे हम थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं डायरेक्शन का। तो ये धीरे धीरे जब हम काम करने लगेंगे तो ये सारे फीचर्स को कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे। अभी मैं इसको केवल जनरेट कर दे रहा हूँ। तो आप देखिएगा जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो राइट टॉप पे मुझे एक मैसेज आएगा। ये देखिए रिसीट नंबर जनरेट हो गया है, ये 21122025JD9 इस तरीके से एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा और इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिकली डायरेज किया क्योंकि हमने एक्नॉलेजमेंट के लिए भी बोला था। तो यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट का एक लेटर यहाँ पर जनरेट हो गया है। ठीक है, और इसको मैं सेंड कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर जगह पर वो एक्नॉलेजमेंट मुझे दिखने लगेगा। तो रिसीट सेक्शन में ही ये देखिए जितने एक्नॉलेजमेंट आपने जनरेट किए हैं यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे क्रिएटेड। तो ये वही वाला पेज खुल गया है। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में 2112 ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया है। इसका मैं डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ये बाई हैंड भी प्राप्त हुआ था, वैसे तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिकली, अगर ये मुझे बाई हैंड भी प्राप्त हुआ था तो इसका प्रिंट आउट निकाल के सामने वाले व्यक्ति को मैं इसको दे सकता हूँ कि मैंने आपसे लेटर प्राप्त कर लिया है। या फिर मैं इसको जैसे इलेक्ट्रॉनिकली लेटर प्राप्त किया था व्हाट्सएप या ईमेल से, व्हाट्सएप ईमेल पे भेज सकता हूँ। ध्यान दीजिए आगे जाके ये मुझे जो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप या ईमेल से प्राप्त होंगे, आगे जाके इलेक्ट्रॉनिकली मुझे ई ऑफिस से ही प्राप्त होने लगेंगे लेटर्स। तो उनको डायरेज करने का और थोड़ा सा आसान तरीका हो जाएगा, वो हम अलग वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से उनको एक्नॉलेजमेंट भी ऑटोमेटिकली ही पहुँचने लगेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हमको इलेक्ट्रॉनिकली जरूर प्राप्त हो रहे हैं लेकिन ई ऑफिस से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, वो हमको ईमेल या फिर हम बोल दे रहे हैं कि हमको व्हाट्सएप से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने डायराइज किया है वो मुझे रिसीट सेक्शन के अंदर क्रिएटेड के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो क्रिएटेड में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए वही पर्टिकुलर लेटर 2112 ये मुझे क्रिएटेड में दिख रहा है। इसमें ये इसका यूनिक नंबर हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वगैरह, सब्जेक्ट कैटेगरी, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। कब मैंने डायरेक्ट किया ये भी आ रहा है। इसमें मैंने एक इनक्लोजर जोड़ दिया था और ये इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करके जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एक रिसीट का होम बटन दिख रहा है और फिर इस पर्टिकुलर आवक या रिसीट के साथ मैं क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक एडिट बटन भी है। तो डायराइज करते वक्त अगर आपने कोई एंट्री गलत कर दी थी तो उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कब तक? तब तक जब तक आप इसको किसी को मार्क नहीं कर देते हैं, भेज नहीं देते हैं। ठीक है ना।
अब इस लेटर को आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, कैसे भेजना है, तो यहाँ पर देखिए सेव एंड सेंड बटन यहाँ पर दिख रहा है हमको। अभी मैं फ़िलहाल केवल सेव कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से भी सेव या सेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी देखिए जो होम बटन दिख रहा था रिसीट का, इसके आगे भी सेंड बटन दिख रहा है। तो ये मेरी सेंड वाली फील्ड है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सामने वाले जिसको भी मैं, मेरे ऑफिस का कर्मचारी है, शाखा का कोई प्रभारी है, उसके मुझे इनिशियल यहाँ पर टाइप करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये अकाउंट है AG3 का, तो यहाँ पर मान लिया कि मैं सेक्शन ऑफिसर को इसको मार्क करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे ही टाइप किया, ये देखिए सेक्शन ऑफिसर का अकाउंट ये यहाँ पर आ गया। उनको मैं नोटिफाई अगर करना चाहता हूँ ईमेल या SMS के द्वारा, मेरे सिस्टम में सेव है, तो अपने आप उनको भी चला जाएगा। प्रतिलिपि किसी को भेजना चाहता हूँ तो वो ID भी डाल सकता हूँ। कोई रिमार्क वगैरह लिखना चाहता हूँ कि नोटशीट में रखना चाहिए या कुछ भी, ड्यू डेट वगैरह सेट कर सकता हूँ कि कब तक इस पर काम हो जाना चाहिए। कोई एक्शन वगैरह यहाँ पर कि लेटर्स को पढ़ के एक बार कॉल कर लें या डिस्कस कर लें, एक बार देख लें, कुछ भी इस तरह का, कुछ भी, या मीटिंग वगैरह बुलाई जानी चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अगर कोई लेटर बहुत ही इमीडिएट प्रायोरिटी का है तो वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, मोस्ट इमीडिएट, या आज ही करना है, कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको साइन करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये टेस्ट एनवायरनमेंट है, यहाँ पर साइनिंग ऑप्शन डिसेबल आ रहा है, मैं बिना साइन के इसको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये लेटर आप देखेंगे कि रिसीट के क्रिएटेड में नहीं दिखेगा। तो कहाँ चला गया ये लेटर? अब चला गया है तो मेरे में ये सेंट वाले ऑप्शन में दिखेगा। ये देखिए 2112, और किसको भेजा है? ये सेक्शन ऑफिसर को भेजा है। तो देखिए मैं सेक्शन ऑफिसर के अकाउंट में स्विच कर रहा हूँ, तो ये दूसरा जो ऑफिसर है सेक्शन ऑफिसर, तो देखिए वहाँ पर दिखने लगा है उनको कि एक नया लेटर, एक नई रिसीट प्राप्त हुई है। ये तो इस पर क्लिक करके ये अपने इनबॉक्स में उसको चेक करेंगे, तो यहाँ 2112 एक नया लेटर इन्होंने प्राप्त किया है। अब इसको आगे जो भी कार्रवाई होगी, ये किसी और को भेजना चाहें या नोटशीट पुटअप करना चाहें तो आगे चीज़ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।